साहित्य की दुनिया में वैसे तो कई पुरस्कार हैं, लेकिन आज हम जिस खजाने की गहराई में उतरने वाले हैं, वो कुछ खास है। हमारे सुनने वालों का आज की इस बेहद विस्तृत और गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है उसका एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा मिशन है। जी बिल्कुल, और वो मिशन बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, तो आज हम हिंदी साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक व्यास सम्मान की बात करेंगे। इसकी शुरुआत जो 1991 में हुई थी, वहां से लेकर 2023 तक की पूरी यात्रा का हम बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। सही कहा आपने। और हमारा उद्देश्य केवल एक सूची पढ़ना नहीं है, बल्कि इस सम्मान के हर एक नियम, हर एक विजेता और उनके उन शानदार कृतियों के पीछे की कहानी को समझना है। एकदम सही। आज की इस चर्चा से कोई भी नाम, कोई भी वर्ष या कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने वाला नहीं है। हम हर एक डिटेल पर बात करेंगे। ये सफर वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि देखिए, जब हम किसी भाषा के साहित्य को इस तरह के सम्मानों के चश्मे से देखते हैं ना, तो हमें महज किताबों के नाम नहीं मिलते, बल्कि उस पूरे युग की सोच, समाज में आ रहे बदलाव और लेखकों की बदलती संवेदनाओं का एक पूरा नक्शा मिल जाता है। बिल्कुल एक दर्पण की तरह। जी, अगर हम शुरुआत से बात करें तो व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसके मानदंड बहुत ही स्पष्ट रखे गए। यह सम्मान किसी भारतीय नागरिक द्वारा रचित हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है जो पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हुई हो। और सुनने वालों को ये भी बता दूं कि विजेता को इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक चयन समिति होती है जिसका नेतृत्व भारत के प्रमुख साहित्यकार ही करते हैं। यानी जो लोग खुद साहित्य को जीते हैं वही तय करते हैं कि कौन सी कृति इस सम्मान की असल हकदार है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, पर इसमें एक बहुत ही कड़ा नियम भी है ना। जी, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है और जो इस पुरस्कार को बाकी साहित्यिक पुरस्कारों से बिल्कुल अलग कर देती है, वो है इसका जीवित लेखक वाला नियम। मतलब ये सिर्फ जीवित लोगों को ही मिलता है? बिल्कुल, यह सम्मान केवल जीवित लेखकों को ही दिया जाता है। मरणोपरांत यह पुरस्कार केवल एक ही बहुत ही दुर्लभ परिस्थिति में मिल सकता है। मतलब यदि चयन समिति के विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही हो, कृति को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया हो और उसी दौरान दुर्भाग्यवश लेखक का निधन हो जाए, बस तभी। ओहो, ये नियम तो एक अलग ही तरह का तनाव पैदा करता होगा। हाँ, इसके अलावा कोई भी स्थिति मरणोपरांत सम्मान की अनुमति नहीं देती। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं और 1991 से शुरू होने वाली इस ऐतिहासिक सूची के पहले दशक की ओर कदम बढ़ाते हैं। नींव और विविधता का ये दशक 1991 से 99 तक चलता है। 1991 के सबसे पहले विजेता का नाम जानकर कोई भी ये सोच सकता है कि पहला सम्मान किसी बहुत ही मशहूर कहानी या उपन्यास को मिला होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को यह पहला व्यास सम्मान दिया गया और उनकी कृति का नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। हाँ, ये तो पूरी तरह से भाषा विज्ञान या कहें कि लिंग्विस्टिक्स की किताब है। वही तो, ये कोई उपन्यास नहीं है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये चयन समिति का एक बहुत ही साहसिक कदम था। ये कृति कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं है। इसमें डॉक्टर शर्मा ने ये साबित किया कि हिंदी की जड़ें भारत के प्राचीन भाषा परिवारों में कितनी गहराई तक समाई हुई हैं। और पहला ही सम्मान एक शोधपरक और भाषा विज्ञान की कृति को देकर समिति ने यह साफ संदेश दे दिया था कि व्यास सम्मान केवल मनोरंजन के लिए रचे गए साहित्य के लिए नहीं है, बल्कि उस काम के लिए है जो भाषा की नींव को मजबूत करता है। जी, ये एक बहुत ही ठोस शुरुआत थी। लेकिन अगले ही साल यानी 1992 में समिति का ध्यान एक बिल्कुल अलग विधा की ओर गया। हाँ, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी की तरफ। जी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी को उनके उपन्यास नीला चांद के लिए यह सम्मान मिला। ये उपन्यास मध्यकालीन काशी के इतिहास और उस समय की सामाजिक उथल-पुथल को इतने जीवंत तरीके से पेश करता है कि पढ़ने वाला उसी दौर में पहुंच जाता है। बहुत ही शानदार कृति है वो। और इसके बाद तो जैसे साहित्य के इस मंच पर कविताओं का एक खूबसूरत दौर ही शुरू हो गया। हाँ, लगातार 3 साल। बिल्कुल, 1993 से लेकर 95 तक का समय पूरी तरह से काव्य संग्रहों के नाम रहा। 1993 में गिरिजा कुमार माथुर जी को उनके काव्य संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए व्यास सम्मान से नवाजा गया। इस संग्रह में समय के साथ इंसान के टकराव और उसकी विवशता को बहुत ही मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। और इसके तुरंत बाद 1994 में हिंदी साहित्य के दिग्गज धर्मवीर भारती जी की कृति सपना अभी भी। जी, सपना अभी भी ने ये सम्मान हासिल किया। भारती जी की कविताएं अक्सर इंसान के भीतर बचे हुए उस आखिरी सपने और उम्मीद की बात करती हैं जो हर निराशा के बाद भी जिंदा रहता है। और कविताओं की इस हैट्रिक को पूरा किया 1995 में कुंवर नारायण जी ने। उनके कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं ने इस वर्ष का सम्मान जीता। कुंवर नारायण जी की शैली बहुत ही शांत लेकिन गहरी चोट करने वाली रही है। पर एक बात बताइए, 3 साल लगातार कविताओं को ताज पहनाने के बाद 1996 में एक बार फिर विधा अचानक से बदल जाती है। इस बार सम्मान आलोचना के क्षेत्र में गया। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की कृति हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास को। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था।
डॉक्टर चतुर्वेदी जी की ये किताब आज भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए किसी गीता से कम नहीं मानी जाती। उन्होंने सिर्फ साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये बताया कि समय के साथ लोगों की संवेदना यानी महसूस करने की क्षमता कैसे बदली है। आलोचना साहित्य की वो रीढ़ है जो उसे सही और गलत का आईना दिखाती है। बिल्कुल। फिर 1997 में हम वापस कविता की ओर लौटते हैं, जहां केदारनाथ सिंह जी के कविता संग्रह उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं ने व्यास सम्मान की सूची में अपनी जगह बनाई। केदारनाथ सिंह जी ने कबीर के फक्कड़पन को आधुनिक दौर की जटिलताओं के साथ बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ा है। 90 के दशक का अंत होते होते हम देखते हैं कि उपन्यास एक बार फिर से अपनी मजबूत वापसी करते हैं, है? हाँ, उपन्यासों का दौर वापस आता है। 1998 में गोविंद मिश्र जी को उनके उपन्यास 5 आंगनों वाला घर के लिए यह सम्मान मिला। यह उपन्यास संयुक्त परिवारों के टूटने और उस टूटते हुए ढांचे के बीच इंसान के अकेलेपन की बहुत ही गहरी कहानी कहता है। और फिर 1999 में श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास विश्रामपुर का संत सामने आता है। श्रीलाल शुक्ल अपने व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। इस किताब में उन्होंने उन राजनेताओं और आदर्शवादियों के ढोंग को उजागर किया जो सत्ता पाने के बाद अपने ही सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो इस पहले दशक ने दिखा दिया कि व्यास सम्मान किसी एक विधा का मोहताज नहीं है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो है 2000 के दशक की शुरुआत। नई सदी का आगाज हो रहा था और साहित्य के विषय भी विश्व स्तरीय होने लगे थे। 2000 में गिरिराज किशोर जी को उनके उपन्यास पहला गिरमिटिया के लिए सम्मान मिला। हाँ, ये विषय बहुत अलग था। जी, हमारे सुनने वालों के लिए यह जानना जरूरी है कि गिरमिटिया शब्द उन अनुबंधित मजदूरों के लिए इस्तेमाल होता था जिन्हें अंग्रेज भारत से बाहर काम करने ले जाते थे। यह उपन्यास महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष और वहां उनके खुद एक गिरमिटिया के रूप में जीने की एक महाकाव्यात्मक गाथा है। ये वाकई एक ऐसा विषय था जिसने इतिहास के पन्नों को एक नई रोशनी में पढ़ा। इसके बाद 2001 में एक बार फिर आलोचना की अहमियत को सराहा गया जब रमेश चंद्र शाह जी की कृति आलोचना का पक्ष को पुरस्कार दिया गया। और 2002 में कैलाश वाजपेयी जी ने अपने काव्य पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए ये सम्मान प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता के उस अंधेरे पहलू पर बात की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ से कहानी एक बहुत ही सुनहरे मोड़ पर आती है। बिल्कुल। 2003 से लेकर 2008 के बीच का समय व्यास सम्मान के इतिहास में महिला साहित्यकारों के एक बेहद सशक्त और स्वर्णिम दौर के रूप में दर्ज है। इस दौरान महिलाओं ने न केवल इस सम्मान को सुशोभित किया बल्कि साहित्य में स्त्री विमर्श की परिभाषा ही बदल कर रख दी। चलिए इस स्वर्णिम दौर की कृतियों को जरा गहराई से देखते हैं। 2003 में चित्रा मुद्गल जी को उनके उपन्यास आवा के लिए सम्मानित किया गया। ये उपन्यास कोई आम कहानी नहीं है। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन और कारखानों की दुनिया में एक महिला के संघर्ष की बहुत ही कठोर और यथार्थवादी तस्वीर पेश करता है। सही कहा। और अगले ही वर्ष 2004 में मृदुला गर्ग जी का उपन्यास कठगुलाब इस सम्मान का अधिकारी बना। कठगुलाब ने समाज के उस पितृसत्तात्मक ढांचे पर सीधा प्रहार किया जो औरतों को केवल एक वस्तु समझता है। और 2005 में चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सती सर ने इस मंच पर कश्मीर के दर्द को ला खड़ा किया। यह कृति कश्मीर के इतिहास, वहां की सांस्कृतिक विरासत और उसके उजड़ने की एक बहुत ही पीड़ादायक लेकिन जरूरी दास्तान है। ये क्रम 2006 में थोड़ा विराम लेता है जब परमानंद श्रीवास्तव जी को आलोचना विधा में उनकी कृति कविता का अर्थ के लिए सम्मान मिलता है। लेकिन 2007 में ये फिर से महिला रचनाकारों की ओर मुड़ता है। जी, कृष्णा सोबती जी। हाँ, कृष्णा सोबती जी को उनके उपन्यास समय सरगम के लिए व्यास सम्मान से नवाजा गया। यह उपन्यास बुढ़ापे, अकेलेपन और जीवन के अंतिम पड़ाव पर साथ की जरूरत जैसे संवेदनशील विषयों को बड़ी ही कोमलता से छूता है। इसके बाद 2008 का वर्ष आता है जो साहित्य की एक बिल्कुल नई विधा को मुख्य धारा के इस बड़े सम्मान तक ले आता है। आत्मकथा। मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा। जी, मन्नू भंडारी जी को उनकी आत्मकथा एक कहानी ये भी के लिए सम्मान मिला। आत्मकथाएं तो बहुत लिखी जाती हैं, लेकिन इस कृति ने लेखिका के निजी जीवन और उनके साहित्यिक जीवन के संघर्षों को इतनी बेबाकी से पेश किया कि इसे उपन्यास से भी ज्यादा दिलचस्पी के साथ पढ़ा गया। और इस विविधता भरे दशक का अंत 2009 में अमरकांत जी के उपन्यास इन्हीं हथियारों से के साथ हुआ, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक बेहद प्रामाणिक आख्यान है। अगर हम पीछे मुड़कर इस दशक को देखें तो यह साफ हो जाता है कि साहित्य अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकल रहा था। चाहे वो आवाम में मजदूरों का संघर्ष हो या कथा सतीसर में कश्मीर का दर्द, रचनाकार अब बंद कमरों की कहानियों से निकलकर समाज के धधकते हुए मुद्दों पर अपनी कलम चला रहे थे। बिल्कुल, समाज का असली चेहरा सामने आ रहा था। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं और अपनी इस लंबी यात्रा को 2010 के दशक की ओर ले चलते हैं। ये दशक प्रयोगों और नई विधाओं के स्थापित होने का समय रहा। 2010 और 11 में कविताएं फिर से अपनी मधुर और विचारशील उपस्थिति दर्ज कराती हैं। जी, 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के काव्य संग्रह फिर भी कुछ रह जाएगा और 2011 में रामदरश मिश्र जी के कविता संग्रह आम के पत्ते ने ये सम्मान हासिल किया। इन दोनों ही संग्रहों में जीवन की छोटी छोटी अनुभूतियों और छूटते हुए गांव देहात की स्मृतियों को बहुत ही खूबसूरती से सहेजा गया है। और 2012 में एक ऐसा उपन्यास सामने आता है जिसने पौराणिक और ऐतिहासिक साहित्य की दुनिया में तहलका मचा दिया। नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास न भूतों न भविष्यति।
ये कृति स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। कोली जी ने विवेकानंद को केवल एक संत नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक के रूप में इतनी बारीकी से उकेरा कि ये उपन्यास अपने आप में एक मील का पत्थर बन गया। लेकिन इसके ठीक बाद 2013 और 14 के वर्ष इस सम्मान के इतिहास में बिल्कुल ही अलग तरह की विधाओं का मंच पर लेकर आए। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी की कृति व्योमकेश दरवेश ने यह सम्मान जीता। अब हमारे सुनने वालों को यह समझना होगा कि ये कोई साधारण जीवनी नहीं थी। ये हिंदी के महान आलोचक और निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक संस्मरण और जीवनी का अनूठा मिश्रण था। अपने गुरु के प्रति एक शिष्य की ये भावांजलि इतनी जीवंत थी कि इसे साहित्य का एक उत्कृष्ट नमूना माना गया। और 2014 में तो समिति ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अकादमिक दुनिया को चौंका दिया। कमल किशोर गोयनका जी को उनके शोध कार्य प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया। ये बहुत ही अलग चुनाव था। जरा सोचिए, प्रेमचंद की कहानियों को तो हम सबने पढ़ा है, लेकिन गोयनका जी ने वर्षों की मेहनत से ये शोध किया कि प्रेमचंद ने कौन सी कहानी किस तारीख और किस वर्ष में लिखी। ये कालक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि समय के साथ मुंशी प्रेमचंद के सोचने का तरीका और उनकी विचारधारा कैसे बदल रही थी। किसी लेखक की कहानियों के पीछे किए गए इतने गहन शोध कार्य को ये सम्मान मिलना ये साबित करता है कि व्यास सम्मान सतही साहित्य को नहीं बल्कि उस कड़ी मेहनत को पूछता है जो साहित्य के इतिहास को संरक्षित करती है। बिल्कुल, ये शोध कार्य सच में बहुत धैर्य और गहराई मांगता है। इसके बाद 2015 में डॉक्टर सुनीता जैन जी को उनके भावपूर्ण काव्य संग्रह क्षमा के लिए सम्मानित किया गया। और फिर आता है 2016। इस साल सुरेंद्र वर्मा जी के उपन्यास को सम्मान मिला। और सच कहूं तो उस उपन्यास का शीर्षक याद रखना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। कृति का नाम था काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। उतना लंबा है उतना ही काव्यात्मक भी है। शमी का पेड़ बहुत कठोर होता है और पद्म पंखुड़ी का मतलब है कमल की कोमल पंखुड़ी, यानी किसी बहुत ही कठोर चीज को एक बेहद कोमल चीज से काटने का प्रयास। ये महाकवि कालिदास के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित एक बेहद ही कलात्मक उपन्यास है। इसके बाद के वर्षों में भी हमें बेहतरीन और प्रयोगधर्मी साहित्य देखने को मिलता है। 2017 में ममता कालिया जी को उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए सम्मान मिला, जो एक मध्यवर्गीय परिवार की 3 पीढ़ियों के बदलते मूल्यों की कहानी है। और 2018 में लीलाधर जगूड़ी जी का कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम व्यास सम्मान की सूची में शामिल हुआ। इस प्रयोगधर्मी दशक का समापन 2019 में नासिरा शर्मा जी के बेहद मार्मिक उपन्यास कागज की नाव के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से लेकर शहरों तक फैले विस्थापन के दर्द को कागज की नाव के रूपक के जरिए दर्शाया। अब हम अपनी इस लंबी और दिलचस्प यात्रा के सबसे वर्तमान और समकालीन पड़ाव पर आ चुके हैं, 2020 से 23 का दशक। ये दशक ये देखने के लिए सबसे अहम है कि आज का साहित्य किन दिशाओं में जा रहा है। सही बात है। 2020 में शरद पगारे जी के ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी ने ये सम्मान जीता। ये उपन्यास प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास और राजनीति के दांव पेंचों को बड़े ही भव्य तरीके से सामने लाता है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 2021 में सम्मान के इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जो बहुतों के लिए अप्रत्याशित था। असगर वजाहत जी की कृति महाबली को सम्मानित किया गया। हमारे सुनने वाले शायद ये जानकर हैरान हो कि महाबली कोई कहानी या कविता नहीं बल्कि एक नाटक है, एक प्ले है। और ये नाटक किसके बारे में है? मुगल सम्राट अकबर और रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास के बीच के एक काल्पनिक या वैचारिक टकराव के बारे में। नाटक को सम्मान मिलना सच में एक बड़ी बात है। बताता है कि संवादों की शक्ति किसी महाकाव्य से कम नहीं होती। और यह विविधता यही नहीं रुकती। 2022 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी की कृति पागलखाना को सम्मान मिला। यह एक व्यंग्य उपन्यास या सैटिरिकल नोवेल है। यह किताब हमारे आज के बाजारवाद, उपभोक्तावाद और उस अंधी दौड़ पर एक करारा तमाचा है जिसमें पूरा समाज एक पागलखाने में तब्दील होता जा रहा है। समाज की विडंबनाओं पर चोट करता हुआ व्यंग्य जब इतने बड़े सम्मान से नवाजा जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य सिर्फ रोने या गंभीर होने का नाम नहीं है, वह आपको हंसाते हुए भी आईना दिखा सकता है। एकदम सही। और अंत में हमारी सूची के सबसे नवीनतम और अद्यतन आंकड़े के अनुसार 2023 का व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया गया। ये किताब कई दशकों के साहित्यिक और सांस्कृतिक दिग्गजों के साथ बिताए गए पलों का एक बहुत ही आत्मीय संग्रह है। यादों को सहेजने की ये कला इस पूरी 33 साल की यात्रा को एक बहुत ही भावुक और व्यक्तिगत स्पर्श के साथ वर्तमान में लाकर खड़ा कर देती है। तो 1991 के भाषा विज्ञान से लेकर 2023 की इन यादों तक, इन सब का आखिर मतलब क्या है? हमारे सुनने वालों को इस पूरी सूची की परवाह क्यों करनी चाहिए? ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा जाए। ये केवल नामों और वर्षों का एक नीरस संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो भी लोग हिंदी साहित्य की गहराई को समझना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि पिछले 3 दशकों में हमारे समाज का ढांचा कैसे बदला है, कैसे संयुक्त परिवार टूटे, कैसे महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की और कैसे बाजारवाद ने हम पर कब्जा किया, उनके लिए ये सूची एक मास्टर रीडिंग लिस्ट है। अगर हम समग्र परिप्रेक्ष्य की बात करें तो व्यास सम्मान ने पिछले 32-33 सालों में हिंदी साहित्य के हर एक रंग को मंच दिया है, चाहे वो इतिहास हो, कविता हो, आलोचना हो, आत्मकथा हो, शोध हो, नाटक हो या व्यंग्य।
इसने साबित किया है कि भाषा का प्रवाह किसी एक विधा में बंधकर नहीं रह सकता। हमने ये सब तो देखा, लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही कड़वा और विचारणीय सवाल भी उठता है। हमने शुरुआत में बात की थी कि इस सम्मान के दो बहुत कड़े नियम हैं। कृति का पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित होना जी और लेखक का जीवित होना। जी बिल्कुल, ये नियम तो है। लेकिन जरा सोचिए, उन बेहतरीन और कालजयी साहित्यिक कृतियों का क्या जो इस 10 साल की समय सीमा से ठीक एक दिन या एक महीने बाहर रह गईं? या उन महान लेखकों का क्या जो समिति के विचार करने से ठीक पहले इस दुनिया से चले गए? क्या समय और जीवन जैसी कड़वी सीमाएं ये तय कर सकती हैं कि कोई साहित्य अमर है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी पुरस्कार की प्रकृति पर गहराई से सोचने को मजबूर कर देता है। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। पुरस्कारों को व्यवस्था के लिए नियम चाहिए होते हैं, लेकिन सच्चा साहित्य हमेशा इन नियमों और समय की सीमाओं को लांघकर ही अमर होता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। साहित्य के इस विशाल महासागर में गोते लगाने और इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।